गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आइए आज हम लोग बात करते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट्स की और किस तरीके से हमारा रेफ्रिजरेंट हमारे इस कूलिंग सिस्टम को कूलिंग प्रोवाइड करता है। तो आइए डिटेल में बात करते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं हम लोग थोड़ा रेफ्रिजरेंट के बारे में। रेफ्रिजरेंट बेसिकली अगर हम रेफ्रिजरेशन की बात करें तो रेफ्रिजरेशन क्या है? गर्मी को एक जगह से उठा के दूसरी जगह ट्रांसफर करने का नाम जो है वो रेफ्रिजरेशन है। और जो ये काम कर रहा है वो हमारा रेफ्रिजरेंट है। जहाँ ये काम हो रहा है वो रेफ्रिजरेटर है। तो बेसिकली रेफ्रिजरेंट का काम क्या है कि एक जगह से गर्मी को उठाए और दूसरी जगह ट्रांसफर कर दे। गर्मी को हम खत्म नहीं कर सकते, एक सरफेस से दूसरी सरफेस पे, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अब ये रेफ्रिजरेंट किस तरह से हमारे किसी एक सर्टेन जगह से, मे बी रेफ्रिजरेटर हो सकता है, डीप फ्रीजर हो सकता है, मे बी आपका कमरा हो सकता है, वहां से गर्मी को उठाए और कंडेंसर से बाहर निकाले। किस तरीके से? यूं समझ लिए दोस्तों कि हम लोग बचपन में देखते थे कि अभी भी कि मदर ने हमारी तवे को उतारा। अब ये तवा जो है वो बहुत तेजी से गर्म है और उन्होंने पानी डाल के उसको ठंडा कर दिया। तो वहां पे हमको दो चीजें दिखाई देती हैं। एक तो तवा ठंडा हो गया, जो गर्मी 200, 250, 300 डिग्री पे गर्म था वो रिड्यूस होके 100 डिग्री के नीचे आ गया। और दूसरा जो हमने उस पर पानी पड़ते हुए देखा था वो पानी इवेपरेट होके गैस की शक्ल में, वेपर की शक्ल में कन्वर्ट हो गया। तो दो चीजें यहाँ पे हुई। एक तो पानी ने उबल के वहां की गर्मी खींच ली, दूसरा वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो अब जहाँ जिस सरफेस पे पानी गिरा था वहां का जो टेम्परेचर था पानी के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा था। मतलब पानी हमारा नॉर्मली 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है और वो सरफेस जहाँ पे पानी गिरा था, कोई लोहे की गर्म छड़ हो या तवा हो या कोई भी ऐसी सरफेस हो, तो वहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री से ज़्यादा था, इसलिए पानी उबल गया। तो उबला तो दो चीज़ें हुई, एक तो वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, दूसरा वहाँ की गर्मी खींच ली उसने। कहाँ तक खींची? जहाँ तक वो उबल सकता था। मतलब 200-250 डिग्री सेंटीग्रेड को रिड्यूस करके उसने 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। तो अब हमारे सिस्टम में जो रेफ्रिजरेंट चार्ज होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट भी वही काम करता है। इसीलिए हम लोग लो बॉइलिंग पॉइंट वाले रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं। जैसे हम R22 की बात करें तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इसका बॉइलिंग पॉइंट है। R410 भी वही -40-42 के आसपास है। R34A की बात करें तो -26-26.5 के आसपास है। जो हम लोगों का पहले 12 आता था तो वो करीब करीब 29.6 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में था। जो ब्लेंड आता है प्रोपेन और आइसोब्यूटेन का ब्लेंड आता है, कई लोगों का सवाल आता है कि ये ब्लेंड क्या है। प्रोपेन और आइसोब्यूटेन का रेफ्रिजरेंट है, केयर 30 के नाम से आता है। गॉडरेज की मशीनों में चार्ज होता था, जो कि 50% प्रोपेन है, 50% आइसोब्यूटेन है। R600A और R290 ये दोनों मिला के उसमें चार्ज की गई है। तो अब रेफ्रिजरेंट हमारा इवेपरेटर में कूलिंग कॉयल में आके उबलता है, उसी तरीके से जैसे हमने लोहे के ऊपर पानी को उबलते हुए देखा, गर्म लोहे पे पानी को उबलते देखा। तो कैसे उबलता है? होता क्या है कि हम पहले वैक्यूम करते हैं, वैक्यूम करके पूरी तरीके से अंदर की पाइपलाइन को खाली कर लेते हैं कि कोई ऐसी चीज अंदर ना रहे जो हमारे रेफ्रिजरेंट के काम करने में रुकावट बने। कोई गंदगी ना रहे, कोई एयर जरा सी भी ना रहे, मॉइस्चर ना रहे। तो बिल्कुल अंदर की अगर क्लीनिंग हम लोग प्रॉपरली करते हैं तो हमारी रेफ्रिजरेंट को 100% काम करने का मौका मिलता है। करता क्या है ये? जब ये कूलिंग कॉयल में जाता है तो वहां बॉयल होता है। क्यों बॉयल हुआ? और कंडेंसर में जहाँ की ज़्यादा गर्मी थी वहाँ बॉयल क्यों नहीं हुआ? तो दोस्तों यूँ समझिए कि कंडेंसर में हम कैपिलरी उसके आगे लगाते हैं और पीछे कंप्रेसर होता है। तो स्टार्टिंग में कंप्रेसर से कंप्रेशन हो रहा होता है और कैपिलरी जो है वो उस प्रेशर को निकलने नहीं देती है, या बहुत कंट्रोल्ड करके, क्योंकि कैपिलरी को कंट्रोलिंग डिवाइस भी बोलते हैं। बहुत कंट्रोल होकर प्रेशर, जितनी क्वांटिटी रेफ्रिजरेंट की इवेपरेटर में, कूलिंग कॉयल में, फ्रीजर में चाहिए है, उतनी ही क्वांटिटी हमारी कैपिलरी डिसाइड करके वहां भेजती है और प्रेशर को रिड्यूस करती है। तो पीछे से कंप्रेसर कंप्रेशन कर रहा है। कंप्रेशन क्या कर रहा है? जो रेफ्रिजरेंट उसके पास गैस की शक्ल में पहुंचा है वो अपने अंदर गर्मी छुपा के पहुंचा है। कौन सी गर्मी? जो उसने कूलिंग कॉयल या फ्रीजर से उठाई थी। इस गर्मी को कंप्रेस करके वो वहां पे
कणों से निकालने की कोशिश करता है और ये गर्मी हमारे कंडेंसर से बाहर निकलने लगती है और कंडेंसर की डिज़ाइन ऐसी बनाई जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से उसमें से गर्मी निकल सके। पाइपलाइन होती है, पाइपलाइन को ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि गर्मी को आसानी से निकाला जा सके। उसमें फिन्स लगाई जाती हैं, फिन्स की क्वालिटी के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है कि सुपर क्वालिटी की, बेहतरीन क्वालिटी की फिन्स हों। फैन लगाया जाता है, पानी छिड़का जाता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो हम यही कहते हैं कि जितना आसानी हम पैदा करेंगे रेफ्रिजरेंट की गर्मी को निकलने में, उतना आसानी से खाली होके रेफ्रिजरेंट हमारा कूलिंग कॉइल में जाएगा और ज़्यादा क्वांटिटी में गर्मी खींच सकेगा। तो अब यहाँ पे जैसे ही गर्मी निकलना शुरू होती है कंडेंसर में, रेफ्रिजरेंट हमारा लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है। उसी तरीके से जैसे कि भाप उठ रही हो और ढक्कन के ऊपर हम उसको ठंडा करके वापस पानी में बदल दें। तो जैसे ही यहाँ पे रेफ्रिजरेंट से गर्मी निकलना शुरू होती है, ये रेफ्रिजरेंट हमारा गैस से लिक्विड में बदलने लगता है, लेकिन ये लिक्विड हाई प्रेशर पे होता है। और एक रूल याद रखिएगा, जैसे-जैसे प्रेशर बढ़ता है, वैसे-वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। जैसे-जैसे प्रेशर घटता है, वैसे-वैसे बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस भी होता है। 100 डिग्री का पानी जिस दाल को आसानी से प्लेन पे गला देता है, उसी को अगर हम पहाड़ पे लेके जाते हैं तो अब क्योंकि प्रेशर कम हो गया है, तो ये पानी 96, 92, 94 डिग्री पर ही उबलने लगता है। इसलिए हमारी दाल आसानी से पहाड़ों पे नहीं गलती है। तो अगर प्रेशर ड्रॉप होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो अब अगर हम बात करें कंडेंसर की, तो 290 है तो 240 पाउंड का प्रेशर है। 240 पाउंड का मतलब क्या है कि 1 पाउंड यूँ समझ लिए आधा किलो, तकरीबन 453-54 ग्राम। तो वहाँ पे R22 है तो करीब 270, 290, 300 पाउंड का प्रेशर है। 410 अगर है तो प्रेशर तकरीबन वहाँ पे 450, 500 पाउंड का प्रेशर है। तो इस प्रेशर की वजह से रेफ्रिजरेंट वहाँ पे लिक्विड में तो बदल जाता है लेकिन उबल नहीं पाता। अब उबलने के लिए अगर इस पर से हम प्रेशर हटा लें, अक्सर आप देखते होंगे कि आपने सिलेंडर को खोला, सिलेंडर को खोलते ही रेफ्रिजरेंट अगर आपके हाथ पर भी आके उबलता है तो एकदम चिल्ड हो जाता है। जहाँ पे भी रेफ्रिजरेंट गिरता है वो चिल्ड हो जाता है। हमारे सिलेंडर में क्यों नहीं उबल पा रहा है? इसलिए नहीं उबल पा रहा है क्योंकि वहाँ पे उबला था, उबलने से उसका एक प्रेशर मेंटेन हो गया था। अब उसके उबलने का जो टेम्परेचर है वो बढ़ चुका है प्रेशर की वजह से। यही कंडेंसर में होता है। तो कैपिलरी का हम 2 चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, नंबर 2 उतनी ही क्वांटिटी हमारे इवेपोरेटर में जाए जितनी कि पूरे में आसानी से उबल सके। अगर इवेपोरेटर से बाहर जाके उबलेगा तो बाहर जाके कूलिंग करेगा, बाहर आइस आने लगेगी, जल्दी उबल जाएगा तो कूलिंग इफेक्ट कम देगा। तो हम महीन सी कैपिलरी से उसको इवेपोरेटर में ले जाते हैं और इवेपोरेटर में जैसे ही महीन पाइप से मोटे पाइप में निकलता है रेफ्रिजरेंट हमारा, एकदम से प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। यूँ समझ लीजिए कि पानी का आप 1 इंची पाइप में ले जा रहे हैं पानी, उसको अगर 10 इंच के पाइप में खोल देंगे तो एकदम से प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ भी यही होता है, जैसे ही कैपिलरी से इवेपोरेटर में हमारा रेफ्रिजरेंट का लिक्विड एंटर होता है, एकदम से प्रेशर जो 240 था वो रिड्यूस होते-होते 210, 220 हो गया और एकदम से रिड्यूस होके वो 55-60 हो जाता है। तो वहाँ पे रेफ्रिजरेंट उबलने लगता है। और हम जो 55, 60, 65 जो बैक प्रेशर मेंटेन करते हैं, रखते हैं वहाँ पे, वो रखा ही इसलिए जाता है, कैपिलरी को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि अगर हम बहुत नीचे ले जाएँगे तो रेफ्रिजरेंट जल्दी उबलने लगेगा और वहाँ पे आइस का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा या हवा बहुत ज़्यादा पानी वहाँ पे छोड़ने लगेगी, फिर एसी में बैठना आसान नहीं होगा। क्योंकि अगर हवा से पानी निकल गया तो एयर कंडीशनर के कमरे में हमारा चेहरा सूखने लगेगा, होंठ सूखने लगेंगे, हवा बहुत तेज़ी से हमारे जिस्म से पानी ले जाएगी। तो दोनों चीज़ें कंट्रोल करना है, एसी खाली कूलिंग थोड़ी कर रहा है, एसी कूलिंग के साथ-साथ ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल कर रहा है, हवा के पॉल्यूशन को भी कंट्रोल कर रहा है और हवा को चारों तरफ बराबर से घुमा भी रहा है। हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नीचे ला रहा है, हवा को ऊपर ले जा रहा है, साइड में ले जा रहा है। तो अब रेफ्रिजरेंट हमारा कैपिलरी से इवेपोरेटर में एंटर हुआ, कूलिंग कॉइल में एंटर हुआ और ज़्यादा जगह की वजह से वहाँ पे वो अपने वापस ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट की तरफ भागने लगा और उबलना शुरू कर दिया। उबलेगा तो गर्मी खींचेगा तो कॉइल पे आपको ठंडक मिलेगी। कॉइल ठंडा होगा तो उस ठंडक को हम रेफ्रिजरेटर में यूज़ कर सकते हैं, उस ठंडक को हम डीप फ्रीज़र में यूज़ कर सकते हैं, आइस कैंडी में यूज़ करते हैं, वाटर कूलर में यूज़ करते हैं या एयर कंडीशन कमरे में यूज़ करते हैं। इस वक़्त यहाँ कमरे में एसी चल रहा है और सुकून से बैठे हम आपके साथ में बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों रेफ्रिजरेशन सिस्टम को समझिए, जितना अच्छे से आप रेफ्रिजरेशन सिस्टम को समझ के काम करेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। आपको दिखने लगेगा कि रेफ्रिजरेंट अरे क्वांटिटी कम आ रही है,
रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी ज़्यादा आ रही है क्योंकि बाहर जाके उबल रहा है, कम आ रही है क्योंकि जल्दी उबल रहा है, तो चोकिंग हो गई है। क्या कंडेंसर कितना गर्म होना चाहिए, ऊपर कितना, नीचे कितना, सब चीज़ें समझ के काम कीजिएगा तो आपको ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा। अपना नेटवर्क बनाइए, कस्टमर्स का नेटवर्क बनाइए, जितने ज़्यादा कस्टमर्स आपके होंगे, उतना बड़ा प्रॉफ़िट होगा। और कस्टमर का नेटवर्क आपकी मीठी बोली से बनता है, आपकी नॉलेज से बनता है, सही इन्फॉर्मेशन से बनता है, सैटिस्फैक्शन से बनता है। कस्टमर को जब आपको कस्टमर देखे, आपसे बात करे, तो उसको लगना चाहिए कि ये व्यक्ति अगर मेरे पास आएगा, तो मेरी समस्या का समाधान होने वाला है। तो दोस्तों, कस्टमर के लिए कष्ट मत बनिए, कस्टमर के लिए आसानी बनिए। तो बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। चलिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।